हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने आय विधि के क्वेश्चन किए थे और मैंने अभी ये बोला है कि आय विधि के क्वेश्चन अभी भी हम और करेंगे, यानी अभी हम इसके और क्वेश्चन करने वाले हैं। बट पहले व्यय विधि भी हम कुछ हद तक कर लेंगे, तब इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे और तगड़े क्वेश्चन करेंगे। तो आय विधि का बेस आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ क्लियर हो चुका है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यय विधि। देखो व्यय विधि का फॉर्मेट ये रहा और व्यय विधि आय विधि से काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो देखो व्यय विधि स्टार्ट करते हैं। देखो व्यय विधि क्या कहता है, व्यय विधि कहता है जैसा आय विधि बोलता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा वो बात की बात है, सबसे पहले शुद्ध घरेलू आय एट एफ से निकालना होता है और उसके लिए इन चीज़ों को देखना पड़ता है। क्लियर। ऐसे ही व्यय विधि बोलता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो बात की बात है। सबसे पहले आप लिखोगे घरेलू आय एट एमपी। अब यहाँ पे एमपी यूज कर रहे हैं, वहाँ पे था शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, देखो इस तरह से याद रखेंगे हम कि जो व्यय होता है ना, यानी जो खर्चा होता है वो मार्केट में होता है, यानी बाजार कीमत पे होता है, बाजार में होता है। तो हमें याद करने का एक तरीका मिल गया शॉर्टकट कि खर्चा हमेशा मार्केट में होता है। तो हमेशा याद रखना व्यय विधि वाले में एमपी यूज किया गया है। बट अब एक और चीज दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे ना तो शुद्ध है ना सकल है, पता कैसे चलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो जब शुद्ध से सकल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा या सकल से शुद्ध में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो कैसे, तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे पता होगा कि वो क्या है। क्योंकि अगर हम आय विधि की बात करते हैं तो वहाँ पे तो साफ साफ लिखा था शुद्ध से निकाला हुआ है, देन उसके बाद चेंज करना तो आसान होता है। तो हम क्या करने वाले, देखो उस क्वेश्चन को देखो किस तरह से हम इसको फ्रेम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। आगे मेरे साथ बने रहना, देखो पूरी वीडियो देखना आराम से और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले देखो हमें लिखना क्या, हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी आ गई। डैश का मतलब है थोड़ी सी जगह छोड़ना कॉपी में, और उसके बाद लिखना घरेलू आय या उत्पाद एट एमपी, क्योंकि खर्चा मार्केट में होता है। यहाँ तक हम लिख लेंगे। अब ये बनाने के लिए देखो जैसे वहाँ पे 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे 4 चीज़ें हमारे पास। पहला हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय, क्या वर्ड है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी जो प्राइवेट वाले लोग यानी जो निजी लोग होते हैं अपनी जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, निजी वाले लोग अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहे हैं और उस पर जो खर्चा करते हैं उसे कहते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, यानी निजी लोग, निजी का यहाँ पे व्यक्तियों भी लिख सकते हो, आप परिवारों लिख सकते हो, निजी संस्थाओं लिख सकते हो। याद रखना जितने नाम आपको मैं लिखवा रहा हूँ यहीं पे क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि बच्चे क्या होते हैं सिर्फ एक पढ़ के जाते हैं और अगर कोई और नाम आता कहते हैं ये तो था ही नहीं। तो आपको पहले ही सारे नाम बता रहा हूँ, प्लीज़ आप भी सारे नाम लिख लो। इसके अलावा अगर कोई और नाम बचता भी है तो मैं आपको आगे वीडियो में बता ही दूंगा। क्लियर। तो हमने क्या बोला, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये वो व्यय होता है जो निजी व्यक्तियों के द्वारा यानी परिवारों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और उपभोक्ताओं की खरीद पर किया जाता है। यानी जब वो अंतिम वस्तु और उपभोक्ता जो सेवाएं होती हैं उसको खरीदते हैं तो उस पर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। क्या हम इसको थ्योरी में लिखेंगे, बिल्कुल हम थ्योरी में करवाएंगे आराम से, अब सिर्फ समझाने का पोर्शन है। फिर आता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय भी बोलते हैं। ये होता है जब सरकार वाले लोग यानी जब सरकार क्या करती है अंतिम वस्तु और सेवाओं की खरीद पर व्यय करती है तो उसको कहते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। जब निजी लोग अंतिम वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर खर्चा करते हैं, उनकी खरीद पर खर्चा करते हैं, उसको कहते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। यानी जब ये करेंगे तो निजी, जब सरकार करेगी अंतिम वस्तु और सेवाओं पर खर्चा तो सरकारी। हम मध्यवर्ती की बात नहीं करेंगे, हमेशा अंतिम की बात करेंगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो बाकी थ्योरी में सब आने वाला है आगे जा करके। उसके बाद हमें तीसरा जो चाहिए होता है उसको रोक लेते हैं, पहले चौथा देख लेते हैं। फिर चाहिए हमें शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात मतलब होता है एक्स बार, एक्स के ऊपर अगर बार लगा होता है तो उसका मतलब वो शुद्ध निर्यात है। और निकलता है कैसे, निर्यात में से आपको आयात घटाना होता है, या अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स बार इजगल टू एक्स माइनस एम। निर्यात को हम एक्स बोलते हैं, आयात को हम एम बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं भाई निर्यात को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट मतलब ई होना चाहिए था और इम्पोर्ट में आई होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको निर्यात बोलना तो उसको एक्स बोलते हैं, आयात को हम एम बोलते हैं, यानी इम्पोर्ट का हम एम लेते हैं, एक्सपोर्ट में एक्स ले लेते हैं। क्लियर। और जब शुद्ध निर्यात बोलोगे तो नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स बार बोला जाता है। तो आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई। तो 1 2 3 चीजें तो हमें समझ में आ गई। पहली, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी जो परिवारों द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय किया जाता है उसे निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। जो सरकार के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय किया जाता है उसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। शुद्ध निर्यात, निर्यात और आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात बोलते हैं। देखो कितनी आसानी से थ्योरी खत्म हो गई है। जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान से थ्योरी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपको लगभग सब कुछ यही समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट बचता हमारा ये लिखा हुआ है घरेलू पूंजी निर्माण। देखो पूंजी निर्माण यानी पैसों का बढ़ना, एक तरह से यानी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी निवेश भी बोलते हैं। तो या तो पेपर में निवेश लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर, या तो घरेलू पूंजी निर्माण होगा। अब इनके आगे अगर शुद्ध लिखा होगा तो हम यहाँ पे शुद्ध लिखेंगे, इनके आगे अगर सकल लिखा होगा तो हम यहाँ पे सकल लिखेंगे। अब बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सकल से क्वेश्चन करवा देते हैं, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ प्लीज इसी का ट्राई करो,
ठीक है, 8 साल से मैं लगातार इसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ और इसी चीज़ के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आपको इसी के हिसाब से करना है। देखो करना क्या है, अगर यहाँ शुद्ध है तो यहाँ शुद्ध लगाना है, यहाँ सकल है तो यहाँ सकल लगाना है, कुछ ना हो तब मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या बोला, घरेलू पूंजी निर्माण या उसको निवेश व्यय बोलते हैं, या पूंजी स्टॉक में वृद्धि, क्या वर्ड बोलते हैं, पूंजी स्टॉक में वृद्धि। याद रखना पूंजी स्टॉक है, सिर्फ स्टॉक नहीं है, अगर स्टॉक होता है तो कुछ और होता है, पूंजी बोलूंगा तो इसका मतलब कैपिटल की बात कर रहा है, नहीं पैसे, यार पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट, तो यही चीज़ है, क्लियर है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर ये ना दिया हो तो, अगर ये ना दिया हो तो फिर वो 2 नीचे चीज़ों पे जाना पड़ेगा। जैसे हम आईविधि में जाते थे, अगर 1 ना दिया हो तो नीचे 4 पॉइंट लिखे थे, 3 पॉइंट लिखे थे, ऐसे यहाँ पे भी अगर ये ना दिया हो तो नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं। क्या लिखा होगा, डैश घरेलू स्थायी, यानी जो एक जगह पे स्थिर है, स्थिर भी बोल सकते हो, एक जगह पे अचल है, अचल मतलब जो चल नहीं सकती, यानी तीनों नाम तो एक है, स्थायी, स्थिर और अचल, तीनों एक ही नाम होते हैं। ये आपको ऑलरेडी मूल्य ह्रास में भी मैंने पढ़ाया था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्थायी, अचल और स्थिर पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण वर्ड होगा तो समझ जाना ये वाला निवेश है, पूंजी निर्माण लिखा है। और उसमें क्या होता था, निजी अंतिम, वो वहाँ पे क्या वर्ड यूज होता था, वहाँ पे वर्ड यूज होता था स्थिर पूंजी का उपभोग, ऐसा वर्ड यूज होता था ना, तो वो अलग चीज़ है, उपभोग अलग है, अब पूंजी निर्माण अलग है। पूंजी निर्माण मतलब इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, बेसिक चीज़ें हैं। तो हमने बोला घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और इसके आगे सकल लिखा होगा तो यानी ये भी सकल है और ये भी सकल है। इसके आगे शुद्ध लिखा होगा तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। मैं क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा आपको, देखो कितना आसान होने वाला है। और यानी इसमें एक्स्ट्रा लगा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ये लगा हुआ है, ध्यान से अगर हम देखें, इसमें स्थायी वर्ड लगा हुआ है, स्थिर, अचल, ये एक्स्ट्रा लगे है, क्योंकि अगर घरेलू पूंजी निर्माण बोलो तो वो तो यही है, तो इसका मतलब अगर घरेलू पूंजी निर्माण दिया होगा तो मैं नीचे थोड़ी ना जाऊंगा फिर, और जब ये नहीं दिया होगा इसका मतलब उसमें स्थायी, स्थिर या अचल कुछ ना कुछ लगा होगा, और जब ये लगा हुआ है ना तो समझ जाना उसमें एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी तब जाके बनेगा। उसका मतलब है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश मतलब होता है स्टॉक में परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी जो इन्वेंट्री है, यानी जो स्टॉक है आपका, उसमें परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन निकलता है अंतिम स्टॉक में से, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग में जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें से ओपनिंग स्टॉक हटा दो, नहीं प्रारंभिक, या इसको आरंभिक भी बोल सकते हो, आरंभ मतलब पहले वाला, तो प्रारंभिक आरंभिक एक ही होता है, तो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, इसको मैं आरंभिक भी बोल देता हूँ। देखो मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आरंभिक स्टॉक, ठीक है, ताकि हिंदी में कंफ्यूजन ना हो। तो प्रारंभिक आरंभिक एक ही चीज़ है, तो अंतिम में से ओपनिंग वाला, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक घटा लो, ये निकल जाएगा, इसमें ये वाला दोनों जोड़ दो तो ये बन जाएगा। इसके आगे स्थायी हो, सॉरी स्थिर सकल लगा है तो ये सकल, ये सकल, ये शुद्ध है तो ये शुद्ध, ये शुद्ध, और अगर ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो फिर इन दोनों को देखना ही नहीं, फिर तो यही हमारा टॉप का है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितना आसान है और कितना कठिन है। तो आपने देखो वही एक कॉपी में आप बना देना है फटाफट से। कॉपी में बनाने के साथ साथ आप क्या करोगे, एक पेज में भी बनाओगे, यानी आपने जो डबल पेज निकाला हुआ है मेरे लिए अलग से, जैसे मैंने ये देखो पेज निकाला था, मेरी सिंगल पेज है ये, ठीक है, 2 साइडेड सिंगल पेज। आप डबल पेज निकालोगे जो फोल्ड होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 फोल्ड होते हैं, 4 पेजेस होते हैं ना आगे पीछे करके, तो ये बन गया आपका उस पेज में, ये भी बना दोगे आप, क्लियर है। तो यानी एक बार पेज में बनेगा, एक कॉपी में बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर देखते हैं कि आसान है या फिर ये कठिन है। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। इसमें कह रहा है आय विधि और व्यय विधि से सकल राष्ट्रीय आय निकालो। अब सकल राष्ट्रीय आय, इसके पीछे तो कुछ नहीं लगा, तो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ ना लगे पीछे तो FC, आगे कुछ ना लगे तो शुद्ध, बट आगे लगा हुआ है, पीछे गायब है, तो आगे सकल है तो अच्छी बात है, पीछे कुछ नहीं है तो हम FC लगा देंगे। देखो आय विधि मैं नहीं कर रहा हूँ अभी मैं व्यय विधि कर रहा हूँ पहले। तो व्यय विधि कैसे स्टार्ट करनी है वो ध्यान से देखते हैं। सब मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे वाले कॉन्सेप्ट चाहिए। सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या होता था, देखो अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी बताया था, थोड़ी जगह छोड़नी है आपको, और फिर लिखना है घरेलू आय या उत्पाद एट MP। क्लियर, यही मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और उसके बाद देखो ये लिखा था ना, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर घरेलू आय एट MP लिख देना है। और सबसे पहला ढूंढना है निजी अंतिम भोगव्य, जिसको व्यक्तियों, परिवारों या निजी संस्थाओं भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ढूंढ लेते हैं निजी अंतिम भोगव्य क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है निजी अंतिम भोगव्य 220 दिया हुआ है, तो मैंने फटाफट से 220 लिख दिया। ये आय विधि से आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसमें 4 पॉइंट है। आय विधि में वो नीचे भी 4 होते थे, इधर भी है, फिर उधर भी है, काफ़ी फैल जाता था वो, ठीक है ना। उसमें माना स्टार्टिंग में 3 है, बट उसके अंदर काफ़ी कंटेंट होता है, यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है आपके पास, तो ये मैंने लिख दिया 220। निजी के बाद हमारे को चाहिए होता है सरकारी अंतिम भोगव्य। देखो ध्यान से होगा सरकारी अंतिम भोगव्य, तो सरकारी वाला ढूंढ लेते हैं। सरकारी अंतिम भोगव्य यहाँ तो नहीं है, पीछे देख लेते हैं, पीछे भी क्वेश्चन है। देखो ये हमारा क्वेश्चन, ये रहा सरकारी अंतिम भोगव्य, कितना 85 दिया हुआ है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे 85। तो 2 तो मेरे को मिल गए। देखो आराम से करा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने निजी भी ढूंढ लिया, सरकारी भी ढूंढ लिया, अब ये 2 चीज़ें रह गई है, तो फटाफट से ढूंढ लेते हैं। घरेलू पूंजी निर्माण, यानी पूंजी निर्माण जैसा कुछ लिखा है या निवेश जैसा कुछ लिखा है, ये देखते हैं। तो
तो देखो पूंजी निर्माण जैसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा, यहाँ तो नहीं है। वापस चलते हैं पहले पेज पे। पूंजी निर्माण जैसा कुछ है, देखो ये रहा घरेलू पूंजी निर्माण, घरेलू ना भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूंजी निर्माण है बट मेरे पास, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। कितना हमारे पास ये 50 है। तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्वेश्चन उठाया मैंने यहाँ मैंने 50 लिखा और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा था ना, देखो यहाँ पे शुद्ध। मैंने कहा था जो उसके आगे लिखा होगा वो यहाँ भी लिख देंगे हम, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा। वहाँ पे सकल होता तो मैं इसको भी सकल कर देता। क्लियर। तो 3 चीज़ें मिल गई मेरे को। अब चौथी चीज़ देख लेते हैं। चौथी चीज़ हमें चाहिए होता था शुद्ध निर्यात। अब शुद्ध निर्यात ढूंढ लेते हैं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ आ जाते हैं। शुद्ध निर्यात, देखो निर्यात ये रहा, आयात ये रहा, तो निकाल लेते हैं शुद्ध निर्यात। देखो मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, ठीक है। शुद्ध निर्यात यहीं पे निकाल लेता हूँ। क्या होता है, निर्यात माइनस आयात। तो पहले निर्यात ले लेता हूँ। निर्यात कितना हमारा 20, ठीक है। तो 20 लिया निर्यात मैंने, आप अलग से नीचे निकाल के रख सकते हो चाहे तो 20 हो गए निर्यात माइनस आयात 25, तो 25 कर दिया। आप अलग से नीचे निकाल सकते हो। क्लियर। अब फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। उसमें कितना आ रहा है 220, ये माइनस का 5 तो ये 80 हो जाएगा। 80 ये 300, 350। अभी तो मैं 350 लिख लेता हूँ। अब मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन ने मुझे कहा था, अगर आप ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को, तो सकल राष्ट्रीय आय और कुछ नहीं बोला पीछे ना, तो चलो मैं निकाल लेता हूँ सकल राष्ट्रीय आय। अब पीछे कुछ नहीं बोला था एफसी, ये तो आपको अच्छे से आ गया। कन्वर्ट करना तो आप आराम से कर सकते हो। देखो शुद्ध से सकल, छोटे से बड़ा, शुद्ध छोटा होता था ना, छोटे से बड़े के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। और प्लस क्या करते थे, मूल्य ह्रास। जो मूल्य ह्रास ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन में, मूल्य ह्रास है कि नहीं है। तो मूल्य ह्रास हमारे पास देखो ये रहा, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये उपभोग है। क्लियर है ना, इसी को लेना होता है स्थिर पूंजी का उपभोग। ये हमें दिया हुआ है 15, तो मैं 15 ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ। क्लियर। दूसरा भी देखो, घरेलू छोटा होता है, राष्ट्रीय बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो दोबारा प्लस करनी, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा यानी प्लस। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो विदेशों को ये रहा और विदेशों से ये रहा, तो हम क्या करें, निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, यही निकाल दो शॉर्टकट, या फिर आपके लिए करके दिखाऊं। चलो करके दिखा देता हूँ इस बार। तो मैंने कहा विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल एक ही बात होती है, मैंने कहा था निवल भी बोलते हैं इसे, शुद्ध कारक या साधन आए इस गलती क्या होता था। अब यहाँ पे शॉर्टकट लिख दूं, विदेशों से कारक आए माइनस विदेशों को कारक आए। आप प्लीज पूरा लिखना, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, फटाफट से देख लेते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। 10 है से और को है हमारे पास 15, तो 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, ये आ गया माइनस का 5। क्लियर। तो माइनस का 5 मैं यहाँ कर देता हूँ, माइनस 5 हो गया। अब एमपी से एफसी, एमपी हमेशा बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, यानी एमपी ऊपर है टॉप पे, एफसी छोटा होता है। अब एमपी से एफसी यानी नीचे की तरफ जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। माइनस क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहाँ दिया है वो ढूंढ लेते हैं। शुद्ध, अब देखो अप्रत्यक्ष कर तो ये रहा, और शुद्ध निकालने के लिए आर्थिक सहायता माइनस करना पड़ेगा, नहीं 30 में से 10 घटाना पड़ेगा पहले। तो देखो निकाल लेता हूँ उसको भी आपके लिए। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास था, 30 माइनस 10, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। पहले आप लिखोगे अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, बट कहाँ पे, पेपर में। अभी करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट लिख सकते हो। 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20, तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। तो कितना हो गया हमारे 20 माइनस का, यानी 25 माइनस में हो गया, 25 में से 15 गए, 10 और माइनस हो जाएगा, तो 340 होना चाहिए, ठीक है। और ये किसमें आ रहा है, देखो 340 ही आ रहा आंसर। व्यय विधि से भी दिखा देता हूँ आपको, 340, और करोड़ में है तो मैं करोड़ लगा देता हूँ, ठीक है। तो रुपीज़ करोड़। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। प्लीज़ इसको एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और चलो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे घरेलू ना लिखा हो, तो घरेलू को एक और चीज़ बोलते हैं, देशीय बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, देशीय, यानी देश का। तो देशीय बोल लो या घरेलू बोल लो, एक ही बात है, तो आप ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद रोक लेंगे वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। सिर्फ किससे, व्यय विधि से निकालना राष्ट्रीय आय है। आगे कुछ नहीं लिखा तो शुद्ध लिखाएंगे, पीछे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफसी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डैश घरेलू आय एट एमपी। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये लिखना हमें, ठीक है। सबसे पहले जो ढूंढना होता है निजी अंतिम भोग है, तो ढूंढ लेते हैं। ये तो सरकारी है, निजी ये रहा, है ना। कितना दिया है, 800 दिया हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो 800 लिख दिया मैंने,
प्लस सरकारी अंतिम बहुवचन चाहिए, जैसे सार्वजनिक भी बोलते हैं, देखो 100 ये रहा। और कोई नाम होगा मैं बता दूंगा आपको, याद रखना मैं सारे नाम आपको बता के चलूंगा, अगर कोई छूट भी गया हो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे आएंगे आपको समझा दूंगा, तो डरना नहीं है, हम बिल्कुल तरीके से करने वाले हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल टुच्चा सा आने वाला है, यानी टुच्चा सा इसलिए क्योंकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए तो फिर हार्ड ही होगा ना। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद अपनी बुक से भी आप जितने मर्जी जितने क्वेश्चन करो, आप किसी भी क्वेश्चन में शायद ही रुकोगे, अगर आप गलती से अगर रुक जाते हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है ना। वैसे मेरे को लगता नहीं रुकोगे, एक बार आप पूरे क्वेश्चन मेरे साथ कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा मुझे चाहिए था वही घरेलू पूंजी निर्माण। अब देखो ये रहा घरेलू पूंजी निर्माण, बट इसके आगे इस बार सकल लिखा है तो सकल यूज़ करूँगा। कितना ये 120 दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। देखो घरेलू पूंजी निर्माण में 120 यहाँ लिख देता हूँ, और सकल लिखा था तो मैं सकल भी लिख लेता हूँ। ध्यान यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना बस, अगर स्थिर स्थायी अचल ऐसा कोई वर्ड है तो समझ जाना स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना पड़ेगा। देखो स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, बट इसका भी कोई यूज़ नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जब भी ये दिया होता है इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको तभी जोड़ना जब यहाँ इसके साथ स्थायी स्थिर या अचल वर्ड ये लगाओ। बात समझ में आ गई? तो ये ऐसा कुछ लगा ही नहीं है, इसका मतलब ये तो ऊपर वाला है, ये तो फिर ऊपर वाला हो गया ना, ये हो गया तो फिर इसकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसके साथ अगर स्थायी अचल स्थिर लग जाता तो ये जोड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना चीज़ों को, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथा में शुद्ध निर्यात चाहिए। देखो निवल या शुद्ध एक ही बात होती है, आपको बता रखा मैंने। तो निर्यात 13, शुद्ध निर्यात ऑलरेडी 70 हमें दे दिया है। तो अगर अब हमें आयात वायात अलग से दिया भी होगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दे दिया। तो 800, 900, 1000, 1090 तो मेरा ये हो गया जहाँ तक है। प्लीज़ आप भी टोटिंग कर लेना, ठीक है ना एक बार। अब आपको जो निकालना था वो लिख देता हूँ। शुद्ध राष्ट्रीय आय एट FC कितना 1090 आ गया। सकल से शुद्ध, सकल हमेशा बड़ा होता है, यानी बड़ा ये रहा छोटा ये रहा। अब जाना क्या है, सकल से शुद्ध यानी ऊपर से नीचे, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होता है, वही मूल्यह्रास। मूल्यह्रास ये रहा। स्थिर पूंजी का उपभोग, उपभोग यानी कंजम्पशन ये रहा। कितना दिया हुआ है 10, तो मैं 10 लिख देता हूँ, ये 10 माइनस का हो गया। उसका घरेलू से राष्ट्रीय यानी छोटे से बड़ा, यानी नीचे से ऊपर, छोटे से ऊपर यानी बड़े की तरफ जाना है, तो प्लस करना पड़ेगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो देखो शुद्ध ये रहा, बट ये विदेशों को है, तो यानी माइनस वाला फिगर है बेटा, तो माइनस करना पड़ेगा। प्लस हो रहा है बट ये माइनस की फिगर है। क्लियर? आप फिगर भी देख लेते हैं, साथ में माइनस की है प्लस की है। 30 है प्लस का है, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं 30 लिख दिया। अगर माइनस का होता तो एक माइनस और लग जाता, एक तो को वाला माइनस, और एक अगर फिगर में माइनस होता तो वो भी लगाना पड़ता, बट फिगर में माइनस नहीं है, सिर्फ को है, तो को वाला माइनस लग जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि घरेलू से राष्ट्रीय यानी छोटे से बड़े, यानी नीचे से ऊपर, डोमेस्टिक से नेशनल जाऊँगा तो प्लस करूँगा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब MP से FC, MP क्या होता है आपका, हमेशा बड़ा होता है, FC छोटा होता है। जा रहे हो MP से FC तो माइनस करोगे, और अगर मान लो FC से MP जाते यानी FC यानी नीचे से ऊपर जा रहे होते तो प्लस करते, बट हम अभी ऊपर से नीचे यानी MP से FC जा रहे हैं, बड़े से छोटा। इन एरो से मत देखो, आप ये देखो जा रहे हो MP से FC यानी बड़े से छोटा, तो माइनस करना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष कर तो ये रहा, तो निकाल लेता हूँ आपके लिए पहले यहाँ पे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिलने वाला आपको इस क्वेश्चन में। तो अप्रत्यक्ष कर आपको दिया हुआ है 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 60 दिया हुआ है, तो अप्रत्यक्ष कर तो ये हो गया। माइनस आर्थिक सहायता, अब देखो ये सहायता को अनुदान भी बोलते हैं, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ, आप प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लो। आर्थिक सहायता, आर्थिक अनुदान भी एक ही चीज़ है, तो ये कितना हो गया, मान ये 10 हो गया, तो कितना आ गया 50, तो 50 मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो 50 30 80 90 30 का तो कितना है 1000 करोड़ रुपए आ जाएगा। अब बेटा यही इसका आंसर आ रहा है, करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल गई। तो जहाँ हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे ना वो सकल शुद्ध वाले, वहाँ पे लिख लेना कि आर्थिक सहायता जहाँ पे लिखा था उसके ब्रैकेट में आर्थिक अनुदान, क्या लिखोगे, आर्थिक अनुदान लिखोगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इससे और अभी थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे व्यय विधि के, और उसके फिर आय विधि व्यय विधि के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।